हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। वेतनमान सहित इन मांगों को लेकर आक्रोशित सहायक अध्यापकों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। रविवार 23 जून को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने राज्य इकाई की बैठक रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित की गई। विनोद तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विचार विमर्श के पश्चात ये बात सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनने के 3 महीने में वेतनमान देने का वादा किया गया था, लेकिन बीते 4.25 वर्षों में इसे पूरा नहीं किया गया। बैठक में इस बात पर भी मंथन हुआ कि पिछले 4 महीनों से खुद को हेमंत पार्ट 2 कहने वाली चंपई सोरेन की सरकार ने भी पारा शिक्षकों का कोई काम नहीं किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह कहा गया कि राज्य के 62,000 पारा शिक्षक मौजूदा गठबंधन सरकार के 4.5 वर्ष बीतने के बावजूद वेतनमान नहीं मिलने, ईपीएफ तथा अनुकंपा नहीं मिलने, आंदोलन के क्रम में रघुवर सरकार द्वारा किए गए केस वापसी नहीं होने सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति नहीं होने से आक्रोशित है। संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई ने सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, सक्रिय साथियों से विचार पश्चात अपनी मांगों की पूर्ति के लिए उलगुलान का निर्णय लिया गया है। आंदोलनात्मक गतिविधियां तय की गई जो नियमवत है। 26 जून 2024 को सभी मंत्रियों एवं सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को मांग पत्र दिया जाएगा। 30 जून हूल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन। 20 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो मोर्चा की बैठक कर शैक्षणिक हड़ताल के साथ सभी विद्यालय में तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया। नीट पेपर लीक मामला। कांग्रेस ने गोड्डा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी गोड्डा के उपाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा की अगुवाई में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कारगिल चौक गोड्डा में किया गया। मौके पर राजीव मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2024 का परिणाम 4 जून 2024 को जारी किया गया था। नीट यूजी 2024 परीक्षा में अनियमितताएं गंभीर चिंता का विषय है। कार्य प्रणाली का खुलासा किए बिना ग्रेस अंक देने से परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं के बारे में गंभीर संदेह पैदा हुआ है। कुछ परीक्षा केंद्रों में तकनीकी गड़बड़ियों और कदाचार के स्पष्ट सबूत सामने आए हैं जो छात्रों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि एनटीए को जांच के दायरे में ले और वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। यूथ प्रदेश सचिव विकास सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई हेतु केंद्र की एनडीए सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है यह गंभीर विषय है। हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। विकास के काम में हम सभी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक आंदोलन करेंगे और दिल्ली तक युवा और छात्रों की आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। राकेश रोशन ने कहा कि एनटीए बहुत तरह का एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन पहले से हंगामा के बावजूद नीट का पेपर लीक हो गया। इस पर तुरंत प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेकर एनटीए को जांच के दायरे में लाना चाहिए। झारखंड में 24 से 28 जून तक इन जिलों में भारी बारिश का असर। जाने कहां पहुंची मानसून की हवा। झारखंड में मानसून का प्रवेश होने के साथ ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में देखने को मिली। यहां 80 mm के आसपास बारिश हुई, जबकि गिरिडीह में 50 mm बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 24 और 25 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 जून को संथाल परगना के कई जिलों के अलावा सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और रांची के आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि 27 और 28 जून को रांची, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम राजधानी रांची के मौसम को देखें तो 24 और 25 जून को कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
झारखंड के विकास ने अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती में जीता कांस्य पदक, राज्य के पहले इंटरनेशनल मेडलिस्ट बने। झारखंड के विकास कच्छाप ने इतिहास रच दिया है। विकास ने अंडर 17 सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। विकास ने कोरिया के पहलवान को 8-0 से मात देकर पदक अपने नाम किया है। बता दें कि अंडर 17 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में यह कारनामा करने वाले विकास झारखंड के पहले पहलवान है। विकास ने अपनी इस कामयाबी से देश के साथ झारखंड का नाम भी रोशन कर दिया है। उन्हें बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 21 जून से 30 जून 2024 तक जॉर्डन के अम्मान में किया रहा। इसमें 22 जून को भारतीय कुश्ती टीम की झोली में विकास ने कांस्य पदक डाला है। उसने कोरिया के पहलवान को 8-0 से हराया। गौरतलब है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित भारतीय कुश्ती टीम ने ट्रायल में झारखंड के विकास कच्छाप ने 48 केजी भार वर्ग में प्रथम स्थान कर भारतीय कुश्ती टीम में अपनी जगह बनाई थी। विकास कच्छाप सीसीएल और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में खेल गांव में चल रहे JSSPS के प्रशिक्षु हैं। बुंडू में होगी झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति की बदलाव संकल्प महासभा, तैयारियां शुरू। 6 जुलाई 2024 को बुंडू पांच परगना हाई स्कूल मैदान में झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति द्वारा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को कुशवाहा भवन बुंडू में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मदन महतो ने की। मौके पर JBKSS महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष दयमंती मुंडा ने बताया कि बदलाव संकल्प महासभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि JBKSS केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो होंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी, केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता होंगे। कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारी, कलाकार, बुद्धिजीवी, व्यवसाय वर्ग के अलावा अन्य हजारों आदिवासी मूलवासी शामिल होंगे। कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए आयोजक प्रबंधन कमेटी प्रभारी भागीरथ सिंह मुंडा, जयराम महतो, दयमंती मुंडा, प्रवीण प्रसाद, ग्राम प्रधान दोल गोविंद मुंडा नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रचार प्रसार आमंत्रण वितरण के लिए 24 जून 2024 तक 5 परगना क्षेत्र के तमाड़ विधानसभा और सिल्ली विधानसभा के सभी प्रखंड के प्रखंड प्रभारी का चयन होगा। आगामी बैठक 1 जुलाई को करने का निर्णय लिया गया। रविवार की बैठक को सफल बनाने में मुख्य रूप से भागीरथ मुंडा, जयराम महतो। बुरुडी डैम राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित, खुलेंगे आर्थिक समृद्धि के द्वार, घाटशिला में बोले CM चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पहुंचे। उन्होंने बुरुडी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से क्षेत्र का भ्रमण किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुरुडी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे बल्कि इलाके में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। घाटशिला को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के कई नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण से आकर्षक राज्य है। यहाँ पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार राज्य में चिन्हित कई धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों सहित पहाड़, डैम, फॉल आदि आकर्षक जगहों को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रही है। CM चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय ही व्यक्तिगत रूप से मैं जंगल से घिरे हुए इस ऐतिहासिक बुरुडी डैम की खूबसूरती से परिचित हूँ। इस डैम का सर्वांगीण विकास हो यह पहले से ही मेरे मन में था। इस डैम का पानी बुरुडी आसपास क्षेत्र के किसानों को मिले, इसी उद्देश्य से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास की एक लंबी लकीर खींचने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बुरुडी डैम का सौंदर्यीकरण सहित राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। यहाँ गेस्ट हाउस, खेल मैदान, पार्क निर्माण इत्यादि सभी कार्य प्राथमिकता के तौर पर किए जाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों के लोग इस पर्यटन स्थल में आकर यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकें। इसके लिए डैम को जोड़ने वाली सड़क सहित बिजली, पानी और पर्यटकों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बुरुडी डैम को विकसित कर घाटशिला क्षेत्र को एक नई पहचान देनी है। झारखंड कांग्रेस से निलंबित इन 3 नेताओं की हुई घर वापसी। 2023 में पार्टी ने की थी कार्रवाई। झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 नेताओं की पार्टी में घर वापसी हो गई है। मिली खबर के मुताबिक झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निलंबित आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, छोटू और किशोर सहदे का निलंबन वापस लेने का आदेश जारी किया है। इससे राज्य में गहमागहमी शुरू हो गई है। वहीं सियासी जानकार तीनों नेताओं की घर वापसी को कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की खास रणनीति बता रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में कांग्रेस ने अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इन तीनों
नेताओं को निलंबित कर दिया था। आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू को अगले 6 वर्षों के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पार्टी से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आज। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक सोमवार को होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस कोटे के मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट पर चर्चा होगी। किन जनहित के मुद्दों पर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाया जाए, ये तय किए जाएंगे। झारखंड की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए ताकि विपक्ष द्वारा किसी भी तरह जनता को बरगलाया ना जा सके, इस पर रणनीति बनाएगी। राजेश ठाकुर ने कहा कि 2019 के और वर्तमान चुनावी हालात पर चर्चा कर आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। घोषणा पत्र सहित सारे समीकरण गठबंधन दलों के साथ संवाद और समन्वय की रणनीति पर चर्चा होगी। झारखंड में 4 महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव है। राहुल गांधी का झारखंड से विशेष लगाव रहा। झारखंड में होने वाले चुनाव पर उनकी गंभीर नजर है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में मिली सफलता से उन्हें एक विश्वास है कि राज्य में फिर से महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने घाटशिला वासियों को दी 105 करोड़ की सौगात, कई विकास योजनाओं को किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित बुरुडी डैम का अवलोकन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के कई नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही आकर्षक राज्य है। यहाँ पर्यटन की प्रबल संभावना यही कारण है कि हमारी सरकार राज्य में चिन्हित कई धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों सहित पहाड़, डैम, फॉल आदि आकर्षक जगहों को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रही है। कोडरमा डबल मर्डर केस के सभी आरोपी गिरफ्तार। बिहार से शराब पीने आए युवकों ने दिया था घटना को अंजाम। रांची के एक्सट्रीम बार की घटना की तरह कोडरमा में भी वारदात को अंजाम दिया गया है। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा। पूरी घटना कोडरमा के बागेताड़ इलाके की है, जहां शराब पीने बिहार से 5 युवक एक होटल पहुंचे थे। उन लोगों ने वहां जमकर शराब पी। इस दौरान उन लोगों की होटल मालिक से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद पैसे चुकाकर सभी युवक वहां से चले गए। जाते जाते होटल मालिक को धमकी दी। बाद में युवक वापस लौटे और होटल पर गोलियां बरसाने लगे, जिसमें होटल मालिक और एक स्टाफ की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने होटल में लगा CCTV खंगाला तो घटना के पीछे की वजह सामने आई। दरअसल बिहार से शराब पीने के लिए 5 युवक सीमावर्ती इलाका कोडरमा के बागेताड़ स्थित होटल पहुंचे। 5 युवकों ने होटल में जमकर शराब पी, जिसके बाद होटल संचालक और शराब पी रहे युवक के बीच पैसे के भुगतान को लेकर कहासुनी हो गई। नोक-झोंक होने के दौरान होटल संचालक और होटल के स्टाफ ने मिलकर शराब पी रहे युवकों को जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद युवकों ने होटल में पेमेंट किया और होटल संचालक को धमकी देकर वहां से चले गए। इधर घटना के 2 घंटे बाद एक बार फिर से 5 युवक होटल पहुंचे और गोली चलाने लगे। गोलीबारी में होटल संचालक और एक स्टाफ की मौत हो गई। होटल के दूसरे कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की माने तो होटल के दूसरे स्टाफ अगर नहीं भागते तो उनकी भी जान जा सकती थी। इधर घटना के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा और इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देने के बाद 5 युवक पहले से खड़ी कार में सवार हुए और भाग निकले, लेकिन हड़बड़ी में भागने के क्रम में 15 किलोमीटर आगे जाने पर कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद युवकों ने कार को वहीं छोड़ दिया और जंगल के रास्ते भागने लगे। बताया जाता है कि इसी बीच युवकों ने भागने के लिए बिहार से दूसरी गाड़ी भी मंगवा रखी थी, लेकिन पुलिस के दबिश और घाटी की घेराबंदी में 5 युवक बिहार झारखंड की सीमा पर दबोच लिए गए। लेकिन पुलिस की दबिश और घाटी की घेराबंदी में 5 युवक बिहार झारखंड की सीमा पर दबोच लिए गए। SP अनुदीप सिंह ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले युवक के कार को भी जब्त कर लिया है। SP अनुदीप सिंह ने बताया कि शराब को लेकर लाइन होटलों और कोडरमा के बोर्डिंग इलाकों में भी स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। रांची में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या चंपा सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में 3 सीटें गंवाने के बाद पार्टी आक्रामक तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं।
झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों झारखंड में हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ रविवार को रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें 2019 की तुलना में कम रही, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। हम 52 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। उन्होंने कहा कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी सीट पर नहीं हारे? अगर मैं अपनी सीट पर हार जाता तो तुरंत इस्तीफा दे देता। क्या चंपई सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इसके पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के सभी भाजपा विधायकों एवं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। सहयोगी आजसू पार्टी के साथ बीजेपी ने 9 सीटें जीती है। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। कहा कि इस सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी नहीं मिली, झारखंड में केवल लूट मची है, इसलिए सभी मंत्री एक एक कर गिरफ्तार हो रहे हैं। अब दल बदल मामले में फंसे लोबिन, स्पीकर न्यायाधिकरण में चलेगा केस। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम पर दल बदल का मामला चलेगा। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलेगा। ऐसे करके झामुमो ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बागी तेवर अपनाते हुए बोरियो विधायक ने अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोकी थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में लोबिन ने अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विजय कुमार हांसदा ने जीत हैट्रिक लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने के ताला मरांडी को 1,78,264 वोट से बड़े अंतर से पटखनी दे दी। इस चुनाव में जेएमएम को 6,13,371 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4,35,107 वोट हासिल हुआ। वहीं लोबिन हेम्ब्रोम को 42,140 वोट पड़े। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक लोबिन हेम्ब्रोम को सस्पेंड कर दिया। पार्टी की ओर से 17 मई को एक पत्र जारी कर कहा गया कि लोबिन हेम्ब्रोम ने गठबंधन के धर्म के विपरीत आचरण किया है, इसलिए उन्हें अगले 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। दरअसल हेम्ब्रोम के पार्टी के विपरीत जाते हुए राजमहल लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया था। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के मारंगबुरु दिसोम मांझी थान में की पूजा। राज्य की खुशहाली के लिए अनुष्ठान किए। गांडे विधायक कल्पना मनु सोरेन ने रविवार को गिरिडीह में पवित्र स्थल मारंगबुरु दिसोम मांझी थान में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही वे मधुबन में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा के समापन पर भी पहुंची। यहां मुरारी बापू जी की श्री राम कथा में शामिल हुई और बापू से आशीर्वचन लिया। इस दौरान गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद कल्पना ने गिरिडीह स्थित श्री भूमियाजी महाराज मंदिर में दर्शन किया और राज्यवासियों के सुख समृद्धि व शांति की कामना की। बताते चले कि विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन शनिवार को ही गांडे पहुंची थी। यहां उन्होंने पपरवाटांड स्थित हनुमान मंदिर में माथा टेका और राज्यवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांडे वासियों ने उन पर जो विश्वास जताया है उसके लिए वे हमेशा से उनकी ऋणी रहेगी। गांडे का हर क्षेत्र उनकी प्राथमिकता की सूची में रहेगा। गौरतलब है कि 4 जून को गांडे उपचुनाव का रिजल्ट आया था, जिसके बाद कल्पना सोरेन ने बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को हराया था। 10 जून को कल्पना सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली थी। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी और वहां उपचुनाव कराया गया। इसमें कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की थी। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 63वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का किया आगाज। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रविवार को 63वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज किया है। 23 जून से 25 जून 2024 तक चलने वाली 63वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चतरा में किया जा रहा है। रविवार को प्रतियोगिता के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि राज्य के माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर विधिवत फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
इसके बाद खिलाड़ी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का भी माध्यम है। खेल हमें नैतिकता और संयम की शिक्षा प्रदान करता है। बता दें कि अंडर 15 बालक एवं अंडर 15 बालक बालिका प्रखंड स्तर के खेल में जो विजेता टीम घोषित हुई है वे सभी आयोजन में मौजूद रहे। फुटबॉल मैच के शुभारंभ के दौरान जिला उपायुक्त रमेश गोलप, उप विकास आयुक्त पवन मंडल, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रज किशोर तिवारी, जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर में छिपी प्रतिभा को राज्य व देश स्तर पर लाना है। विधायक अंबा प्रसाद से मिले पीजीटी के सफल अभ्यर्थी, सहयोग के लिए कहा आभार। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए पीजीटी के सफल अभ्यर्थियों ने अंबा प्रसाद के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार एवं सम्मान प्रकट किया है। सैकड़ों की संख्या में पीजीटी के सफल अभ्यर्थी उनके हजारीबाग निवास स्थान में एकत्रित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा कैलेंडर के अनुसार से रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तब वे लोग अपनी व्यथाओं को लेकर अंबा प्रसाद के पास पहुंचे थे। अंबा प्रसाद ने यह बिना देखे कि वे उनके चुनाव क्षेत्र से है या नहीं, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की। कई बार मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के साथ साथ विभिन्न कार्यालयों में जाकर रिजल्ट प्रकाशन के अफसरों पर दबाव डाला। अंबा प्रसाद के जोर देने पर सरकार द्वारा मार्च महीने में 11 विषयों में से 4 विषयों में नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। बता दें कि आचार संहिता समाप्ति के पश्चात अन्य 7 विषयों का रिजल्ट भी प्रकाशित कर सोमवार से जैक में काउंसलिंग प्रारंभ की जा रही। अंबा प्रसाद के द्वारा इतने लंबे समय उनका साथ देने के लिए अभ्यर्थियों ने उनके आवास में पहुंचकर आभार प्रकट किया। मौके पर अभ्यर्थियों के द्वारा लाए गए आम के पौधे को अंबा प्रसाद ने अपने परिसर में लगाकर सुशोभित किया। अंबा प्रसाद ने सभी अभ्यर्थियों को तहे दिल से उनके आभार एवं सम्मान के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लातेहार में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, सभी 6 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के सभी 6 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी रांची जिले के मैकलुस्कीगंज और खलारी के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी गिरोह बनकर लातेहार जिले के बालूमाथ और आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी कर वारदात को अंजाम दे रहे। इस सूचना के बाद एसपी ने पुलिस टीम गठित कर मोटरसाइकिल चोर गिरोह के अपराधियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी। इसी बीच एसपी को सूचना मिली कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के सरगड्डा गांव के पास कुछ अपराधी चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में है। इस सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम तुरंत चिन्हित स्थान पर पहुंची। पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को संदिग्ध हालत में देखा और उन्हें हिरासत में ले लिया। पहले तो अपराधियों ने पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो अपराधियों ने सारे राज उगल दिए। गिरफ्तार आरोपियों की दी गई जानकारी पर पुलिस ने गिरोह में शामिल सभी 6 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने गिरोह बनाकर बालूमाथ थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अपराधियों के खिलाफ छापेमारी में थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय और अन्य पुलिस पदाधिकारी की भूमिका अहम रही। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आवास पर लगाया ताला, मुख्य सचिव के लिए चिन्हित था बंगला। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नया और बड़ा आवास चाहिए। उनको बूटी रोड स्थित मुख्य सचिव के लिए चिन्हित आवास पसंद आ गया। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद से यह आवास खाली पड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले खाली पड़े उस आवास पर ताला लगा दिया। शनिवार को मंत्री के कर्मियों ने आवास की साफ सफाई की। आवास के बाहर मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम का बोर्ड भी लगा दिया। हालांकि अब तक भवन निर्माण विभाग ने मंत्री को नया आवास आवंटित नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भवन निर्माण विभाग द्वारा मंत्रियों के लिए चिन्हित आवासों में से एक आवास पूर्ण रूप से आवंटित किया गया है। वर्तमान में मंत्री उसी आवास पर रहते हैं। राज्य सरकार के आवासों के आवंटन के लिए भवन निर्माण विभाग में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों समेत अन्य पदाधिकारियों को उनकी वरीयता के मुताबिक ही आवास आवंटित करने का नियम है। हालांकि राज्य सरकारों पर उक्त प्रावधान के उल्लंघन का आरोप लगता रहा, पर अब तक राज्य में भवन निर्माण विभाग द्वारा किसी मंत्री, विधायक या पदाधिकारी को एक से ज्यादा आवास आवंटित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नया आवास अलॉट करने का प्रयास कर रहा हूं। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हुई है। पानी, सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइट को लेकर है परेशान तो यहाँ करें शिकायत, ऐसे चुटकी में होगा समस्याओं का समाधान। अगर आप सड़क, नाली, बिजली, जलापूर्ति, होल्डिंग टैक्स, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य समस्याओं से परेशान है तो लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली
PGMS यानी पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। झारखंड के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में रहने वाले लोग टोल फ्री नंबर, ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सुझाव के साथ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। नगर विकास विभाग की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है। झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं, कार्यक्रमों तथा नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली कार्य कर रही है। लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली का संचालन नगरीय प्रशासन निदेशालय व नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। यह जन कल्याणकारी योजना झारखंड के 49 नगर निकायों के साथ ही राज्य के क्षेत्रीय विकास पदाधिकारियों भी संचालित कर रही है। रांची से चोरी किए गए मोबाइल बिक रहे बांग्लादेश में। साहिबगंज के 3 पहाड़ में छुपा बैठा गिरोह का सरगना, गिरफ्तार चोरों ने उगले गहरे राज। झारखंड की राजधानी रांची सहित अलग अलग शहरों से चोरी किए गए मोबाइल अब बांग्लादेश के बाजारों में बिक रहे। जिस गिरोह के सदस्य मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए मोबाइल का IMEI नंबर भी मायने नहीं रखता है। गिरोह के सदस्य इतने शातिर हैं कि चोरी के मोबाइल के IMEI नंबर को भी बदल देते हैं। 4 दिन पहले रांची के रातू के इलाके से पुलिस ने साहिबगंज के कुख्यात 3 पहाड़ चोर गिरोह के एक नाबालिग सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी के 79 मोबाइल बरामद किए गए थे। गिरफ्तार चोरों ने पूछताछ में यह खुलासा किया था कि उनके द्वारा चोरी किए गए सभी मोबाइल बांग्लादेश भेजे जाते हैं। मोबाइल को बांग्लादेश भेजने के लिए साहिबगंज में बैठा उनका सरगना सारी व्यवस्था करता है। रांची के सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी के मोबाइल बांग्लादेश में बेच दिए जाते हैं, जहां उसकी नई पैकेजिंग कर उसे बाजार में खपा दिया जाता है। इस मामले में रांची पुलिस साहिबगंज पुलिस के संपर्क में है ताकि 3 पहाड़ में बैठा मोबाइल चोर गिरोह के सरगना को पकड़ा जा सके। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार मोबाइल चोरों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों के अनुसार वे लोग झारखंड के कई शहरों से मोबाइल चोरी कर उसे भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित परक्का भेज देते हैं। वहां गिरोह में शामिल कई बेहद टेक्निकल सदस्य एक्टिव हैं, जो चोरी कर भेजे गए मोबाइल का EMI नंबर और उस पर कवर बदलकर उसे बिल्कुल नया रूप दे देते हैं। मोबाइल को फॉर्मेट कर उसे फिर से नए डब्बे में पैक कर दिया जाता है। नए पैकिंग के बाद सभी मोबाइल बांग्लादेश भेज दिया जाता है। बांग्लादेश की दुकानों में चोरी के मोबाइल की खुलेआम बिक्री होती है। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के 6 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया। कोयला मंत्रालय एक बार फिर से कोल ब्लॉक का ऑक्शन करने जा रहा है। इस बार पूरे देश में 61 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें झारखंड से 6 कोल ब्लॉक को इस बार नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। झारखंड से इन कोल ब्लॉकों में कुल 3100 मिलियन टन से अधिक कोयले का भंडार है। कोल ब्लॉकों की नीलामी कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 और माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत चिन्हित कोल ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इसके लिए बोली लगाई जाएगी। झारखंड में चिन्हित कोल ब्लॉकों में 2 हजारीबाग, 2 लातेहार, 1 दुमका और 1 गोड्डा का है। सबसे अधिक भंडार दुमका के गोलमा पहाड़ी सुलिया बाना में है, जहां 1200 मिलियन टन से अधिक कोयले का भंडार है। सबसे कम क्षमता गावा ईस्ट कोल ब्लॉक की है। यह कोल ब्लॉक हजारीबाग में पड़ता है। भारत सरकार ने इस वर्ष सबसे अधिक नीलामी के लिए उड़ीसा की खदानों को चिन्हित किया है। यहाँ 19 खदानों की नीलामी होगी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15-15 खदानों को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। इस बार बिहार से भी 3 खदानों को कोल ब्लॉक के लिए चिन्हित किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।